बहुत सारे लोग हैं जिनको आप पे भरोसा ही नहीं था। तो किस तरह का माहौल अब आपके आसपास बना है रिजल्ट के बाद? अब वो लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं, अच्छा किया आपने, बिल्कुल सिक्योरिटेड होकर पढ़ाई की, तो यू डिड गुड। तो वो एक चेंज उनके माइंडसेट में देखने को मिल रहा है कि जो लोग पहले डाउटफुल थे तो वो भी अब ट्रस्ट करने लगे कि नहीं, हो सकता है, मेहनत कर सकते हैं, तो लोग वो वैल्यू देगा। टैलेंट या हार्ड वर्क? हार्ड वर्क, मोटिवेशन या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। यू वर नॉट फुली प्रिपेयर्ड। जी सर। मैं उस फेलियर को झेल नहीं पाऊंगी, तो जब आपने ये अटेम्प्ट लिया ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया आपको? मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करा था कि इट्स ओके, अगर कुछ नहीं होगा इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि यही एग्जाम सब कुछ नहीं है, पूरी लाइफ नहीं है। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे ये चीज़ बहुत बार बोली कि कोई बात नहीं, नहीं होगा तो क्या, बहुत ऑप्शंस है, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। जैसे आप बोल रहे हो कि आपके मन में बहुत सारी जगह पे ये आया गिव अप का, अप्रॉक्सीमेट कितना टाइम आपको गिव अप करने का मन किया होगा, यार मेरे से नहीं होगा, अब तो बहुत ज़्यादा होगा? मैं टेस्ट सीरीज स्पेशली दे रही थी, स्टार्टिंग में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा था, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तब भी मुझे लगा कि आई शुड गिव अप, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। पॉजिटिविटी अगर आपके आगे पीछे है तो आप कुछ भी कर सकते हो। लोग क्या कहेंगे आपके लिए मैटर करता है? आप पहले भी नहीं करता था, अब भी नहीं। फुल हार्टेडली किसी चीज में लगे हुए हो, एल्डरली कोई इंसान आता है तो आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि नहीं इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ? बुरा तो लगता है, मुझे भी लगा था एक टाइम पे, बट आई सेड कि नहीं, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, मे बी व्हेन यू आर क्लियर इट, तब उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। फिर उन लोगों से दोबारा मुलाकात हुई और उन्होंने क्या बोला रिजल्ट के बाद? ऑब्वियसली दे कांग्रेचुलेटेड, और उन्होंने बोला कि हमें तो पूरा ट्रस्ट था, कर लोगे। उनको बोलो जिन बच्चों की आप रेफरेंस दे रहे थे, अब उनको बोलो इस फील्ड में आने के लिए। जी जी। एक चीज जो आपने लूज की सक्सेस के लिए? माय सोशल लाइफ। जो हमारे गेस्ट है उनका बहुत रिसेंटली उन्होंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की एंड देन शी क्वालिफाइड स्टेट सर्विसेज विद रैंक 16। कैसे इन्होंने अपना सफ़र तय किया, क्या क्या इन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे अपने प्रिपरेशन में, कैसे प्रिपरेशन की, किन किन लोगों ने इनको हेल्प की है, और इस बीच में हम उन चीज़ों की भी बात करेंगे कि इनको किन किन लोगों से सपोर्ट मिला है और वो सपोर्ट सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है। सिविल सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए किन किन ख़ास चीज़ों की, क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है इंसान में, उन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। फ़िलहाल मैं वेलकम करूंगा पारुल शर्मा का, जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, रामनगर के, और वहाँ से इन्होंने कैसे सफ़र किया, और हालांकि ये बॉर्न एंड बॉट अप जो है जम्मू में है। मैं पारुल का जो है इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ अपने इस पॉडकास्ट में। और मैं सारे लोगों को बताना चाहूँगा बिफोर वी स्टार्ट कॉन्वर्सेशन कि पारुल मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं और मैं बहुत ज़्यादा फ़ख्र करता हूँ इन पे, बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि इन्होंने क्वालिफाई किया और हम सब का नाम रोशन किया। वेलकम पारुल, आपने टाइम दिया है। सेलिब्रेशन का टाइम है, 5 ही दिन हुआ है अभी रिजल्ट है। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर, थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। आप बेसिकली पारुल उधमपुर के रहने वाले हैं? जी रामनगर के? जी सर। बट बॉर्न एंड बॉट अप इन? जी सर। सर मेरे फादर साहब वहाँ से हैं, उन्होंने अब जब अपनी जॉब ली फिर वो जम्मू आए, और उसके बाद से मैं बर्थ पे मेरा जम्मू ही हुआ था। कौन स्कूलिंग कैसे किया आपने, ग्रेजुएशन कैसे किया आपने? जी सर मेरी स्कूलिंग तो जम्मू से स्टार्ट हुई थी, बट उसके बाद मेरी फादर की पोस्टिंग रियासी में भी रही, उधमपुर में भी रही, तो मेरी स्कूलिंग अप टिल 6th क्लास काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में रही। उसके बाद मैं जम्मू में हम परमानेंटली सेटल हो गए। उसके बाद पूरी स्कूलिंग मैंने अपनी नागबनी स्कूल से करी, MHSC नागबनी से। उसके बाद अपनी कॉलेज भी मैंने जम्मू से करा, GGM साइंस कॉलेज से बैचलर्स करी मैंने, और उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी से ही मास्टर्स करे मैंने। तो क्या सब्जेक्ट्स रहे थे आपके बैचलर्स में? सर बैचलर्स में मेरे zoology था, बॉटनी था, जियोलॉजी था। उसके बाद मैंने फर्दर मास्टर्स के लिए जियोलॉजी को परस्यू करा था। हाँ जी। और जैसे आपने बोला कि जियोलॉजी में ही मास्टर्स किया आपने। जी सर। और आई बिलीव आपने सेम ही सब्जेक्ट रखा होगा? नहीं सर, मैंने अपना ऑप्शनल चेंज कर लिया था। क्या सब्जेक्ट था आपका? जी सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी था, मैंने स्विच कर लिया था अपने मास्टर सब्जेक्ट से। विल कम टू दैट जब हम आपके प्रिपरेशन के टाइम की बात करेंगे, हम उस पर ज़रूर जाएंगे। फिलहाल आप
मतलब किस माइंडसेट से और कब आपके जहन में आया कि आपको स्टेट सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए? जी सर स्टेट सर्विसेज की तैयारी तो काफ़ी लेट आई ड्यूरिंग ग्रेजुएशन टाइम, जब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे करना क्या है। बट एक्चुअली मैं गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन करना या एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना, वो मेरे बचपन से मेरे को एक अपने फादर को देख के, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट सर्विसेज में है, उनको देख के एक इंस्पिरेशन मिलती थी कि हाँ हमें भी पापा जैसा कुछ करना है। तो उन्होंने बोला बेटा आप मेरे से भी आगे जाओ, आप IAS करो, JKS करो, आप उसमें ट्राई करना। तो फिर ग्रेजुएशन के टाइम आई डिसाइडेड कि पहले मास्टर्स करेंगे, उसके बाद फिर आई विल ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज। तो कब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? सर मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है वो मैंने मास्टर्स के बाद ही स्टार्ट करी थी। ड्यूरिंग मास्टर्स भी मैंने कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करा था। मास्टर्स के बाद मैंने कोचिंग स्टार्ट करी, वहाँ से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। कोचिंग आपने 24 में शुरू की थी? जी सर नवंबर ऑफ 23 एक्चुअली में स्टार्ट करी थी और 24 में खत्म हुई थी। 24 में। और दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? यस सर। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका जो जब रिजल्ट आया जी, आपने प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, फर्स्ट सब कुछ फ्रेश था जी, और फिर रिजल्ट आया, तो रिजल्ट का मूवमेंट, हमने बहुत सारे लोगों का तो रिजल्ट का वीडियोस वगैरह भी देखे हैं, तो आप उस टाइम कहाँ थे और कैसे ये सेलिब्रेशन किया आप लोगों ने? एक्चुअली सर मैं और मेरी मम्मा घर पे, हम दोनों अकेले थे। पापा तो श्रीनगर में थे उस टाइम, उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो मैं और मम्मा अकेले बैठे थे। हमने डिनर भी जल्दी कर लिया कि अब तो रिजल्ट आने वाला है, अब तो मतलब खा लेते हैं पहले खाना, क्योंकि उसके बाद नर्वसनेस हो जाएगी हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं और मम्मा अकेले थे, रिजल्ट आया, वो तो मुझे देखने नहीं दे रहे थे, कहते आप रुक जाओ, अभी नहीं मुझे थोड़ा। बट ये कि हमने फिर उसके बाद जब रिजल्ट देखा, फिर मम्मा तो उनको तो यकीन नहीं हो रहा था, वो कहते कंफर्म करो, आप कंफर्म करो कि आप ही हो कि नहीं। मैंने बोला नहीं मैं ही हूँ। तो वहाँ पे तो मतलब आपकी मदर और आप थे उस टाइम जिस टाइम रिजल्ट आया, देन यू कॉल्ड योर फादर। जी 5 दिन हुए आपके रिजल्ट को आए हुए, तो क्या अभी तक सिंक इन हो पाया? जी बिल्कुल, अब तो सिंक इन हो चुका है ऑलमोस्ट कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया बाय गॉड्स ग्रेस। तो थोड़ा टाइम लगा उस चीज़ को सिंक इन होने में, क्योंकि करेक्ट, हालांकि एज आपकी काफ़ी कम है अभी, और एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ों के लिए आपको इतना वक्त मिला नहीं। आप प्रिपरेशन की, मतलब कॉलेज ग्रेजुएशन की या मास्टर्स की, साथ के साथ पढ़ाई की, और देन यू गॉट क्वालिफाइड इन स्टेट सर्विसेज, तो ज़्यादा वक्त आपको किसी भी चीज़ के लिए नहीं मिला। जी। अब जब आपका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट से पहले की लाइफ और रिजल्ट की अब की लाइफ में क्या डिफरेंस आप देखते हो? सर डिफरेंस तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा दिखता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंट वे में देखना शुरू करते हैं, डिफरेंट वे में ट्रीट करना शुरू करते हैं। बट मेरे को इंटरनली ऐसा वो फीलिंग कभी नहीं है कि हाँ मैंने कुछ बहुत बड़ी चीज़ करी, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी एलीट थिंग, बहुत बड़ा एग्जाम है नो डाउट। बट पर्सनली आई फील कि मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी भी एक स्टूडेंट लाइफ चल रही है, जब तक ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हो जाती, तो आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ अ स्टूडेंट की अभी भी। नहीं, ऑफ कोर्स यू आर अ स्टूडेंट, और हम हमेशा जिंदगी भर स्टूडेंट ही रहते हैं, बट नाउ यू आर एन ऑफिसर। तो जो आप बोल रहे हो कि लोगों का बिहेवियर वगैरह चेंज होता है, जी सर, वो तो होने लगा होगा। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप पे भरोसा ही नहीं था, बहुत सारे लोग हैं जो आप पे भरोसा कर रहे थे। तो किस तरह का माहौल अब आपके आसपास बना है रिजल्ट के बाद? जी सर, कुछ लोग तो मेरी लाइफ में ऐसे थे जो स्टार्टिंग से पॉजिटिव थे कि आपका हो जाएगा, आप ट्राई करो, कोई बात नहीं, यू आर गुड। एंड कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि आप कुछ और देख लो, प्लान बी बना लो, ये सब कर लो, बीएड कर लो या वो सब कर लो। अब वो लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं अच्छा किया आपने, बिल्कुल सिक्योर्ड होकर पढ़ाई की, तो यू डिड गुड। तो वो एक चेंज उनके माइंडसेट में देखने को मिल रहा है कि जो लोग पहले डाउटफुल थे, तो वो भी अब ट्रस्ट करने लगे कि नहीं हो सकता है, मेहनत कर सकते हैं, तो लोग होगा, ज़रूर होगा। तो पहले आपको जब आपने हमें ज्वाइन किया कोचिंग के लिए भी, तो क्या अपने पे भरोसा था कि अगर मैं इस फील्ड में उतर रही हूँ, इस फील्ड में तैयारी कर रही हूँ, दैट आई विल बी एबल टू डू इट, या किसी सूरत में कोई डाउट्स थे आपके मन में? जी सर, डाउट्स तो हमेशा रहते ही हैं, क्योंकि काफ़ी एग्जांपल्स हम देखते हैं जिनको टाइम लगता है क्लियर करने में या कुछ भी है। डाउट्स तो अपने आप पे रहते हैं, बट ट्रस्ट होता है कि नहीं, हमें अपने एफर्ट्स तो डालने हैं, कि हम अपने एफर्ट्स डालेंगे तो हम कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर लाइफ में कर सकते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, KS हो, UPSC हो, या कोई और गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी हो। तो वो डाउट स्टार्टिंग में ज़रूर था कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है आर्ट्स के सब्जेक्ट में, हिस्ट्री पॉलिटी काफ़ी आउट ऑफ टच हो गया था 10th स्टैंडर्ड के बाद। तो फिर इसी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, अगर थोड़ी गाइडेंस कहीं से मिल सके, कोचिंग जा सके, तो वो एक
प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाएगी तो फिर ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। थोड़ा पॉजिटिविटी भी थी, थोड़े डाउट्स भी थे। साथ के साथ आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते रहे? जी सर, बिल्कुल। मेरे पापा मम्मा दोनों ने इनफैक्ट बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने ये भी बोला कि अगर नहीं होगा इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, गिव योर बेस्ट, और जो होगा देखा जाएगा, आप ऊपर वाले पर छोड़ दो। तो उनको भी डाउट्स तो उनको भी रहे होंगे, बट दे ट्राई टू पॉजिटिवली पुश मी कि नहीं, आप पॉजिटिव रहो, आप मेहनत करो, एंड देन सी क्या होता है। नहीं, बट आपको क्या लगता है कि अब आपने जब क्वालिफाई किया है तो हालांकि कम टाइम जरूर है, कम टाइम इन द सेंस कि जनरली इसमें 2-3 साल लगते हैं इंसान को। एक हम जब बात कर रहे थे तो हमने ये भी बोला कि लूप में फंस जाता है, यू डिड नॉट वांट टू गेट इनटू दैट, और लकीली ऊपर वाले का भी पुश रहा, हर जगह मदद मिली। बट क्या ऐसी क्वालिटीज आपको जब व्हेन यू लुक बैक, क्या आपका जब शुरू हो गया था तैयारी, तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज आपको लगी कि जिन क्वालिटीज की वजह से आपको इसमें बेहतर एज मिला? जी सर, स्टार्टिंग से मेरी एक हैबिट रही है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक टाइम टेबल फॉलो करने वाली इंसान हूँ, एक डिसिप्लिन में रहने वाली, कि अगर मैंने ये शेड्यूल बना लिया है मुझे इसको स्टिक करना है, कंसिस्टेंटली वो चीज़ करनी है। तो मेरे अंदर वो चीज़ें थी कि कंसिस्टेंसी से उस चीज़ को, ऑल्दो स्टार्टिंग में तो मुश्किल होता ही है, बट ये है कि विद टाइम उस चीज़ को इम्प्रूव करना, उन क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना, डिसिप्लिन में रहना। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि एक डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, उन चीज़ों, वो ऐसी कुछ क्वालिटीज़ थी मेरे टाइम प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, जो जिसकी ये ऑलरेडी इनबिल्ड थी या जो आपने डेवलप की? जी सर, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो इनबिल्ड तो हम में नहीं होता है, हम ह्यूमंस हैं, हमारी टेंडेंसी है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं आगे पीछे, कभी मन नहीं करता, कभी इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। बट इस चीज़ को ओवर टाइम मैंने बिल्ड करा, स्टार्टिंग से तो था नहीं, बट ड्यूरिंग मास्टर्स, इवन ड्यूरिंग कोचिंग, उस चीज़ को धीरे धीरे मैंने बिल्ड करा, वो डिसिप्लिन बनाया ताकि मैं जल्दी से जल्दी ये एग्जाम क्लियर कर सकूं। जी सर। आप बेसिकली आपने ये आपको यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, डिसाइड किस पॉइंट ऑफ टाइम पे किया, और कौन लोग थे शामिल जिनके साथ आपने कंसल्ट किया और डिसाइड किया? जी सर, सबसे पहले तो मैंने अपने फादर से ही कंसल्ट करा, और मेरे को ये भी था कि मे बी आई शुड गो इनटू रिसर्च, वहाँ पे भी मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था। और सिविल सर्विसेज में तो वो तो बचपन से था कि नहीं, कुछ बनना है, गवर्नमेंट सर्विस में जाना है। तो मैंने अपने पापा से कंसल्ट करा, उन्होंने मुझे बोला कि आप पहले मास्टर्स कर लो, अगर आपको लगता है कि आपको रिसर्च भी करनी है तो आप पहले प्रिपरेशन कर लो, बिकॉज टाइम बाउंड है, आपको टाइम लिमिट है, एक रिसर्च में तो कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी जा सकते हो। तो पहले यू टेक अ कोचिंग, आप इसको ट्राई करो, 2-3 अटेम्प्ट अच्छे से दो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि क्या करना है। मुझे लगा कि वो उन्होंने मुझे अच्छा एडवाइस किया, तो मैंने उस चीज़ को फिर फॉलो करा। पर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगा कि जियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है? जी सर। और आपने बैचलर्स भी की, मास्टर्स भी की, तो यू शुड परस्यू जियोलॉजी एज योर करियर। सर, जब मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई थी तब मैंने सोचा कि मैं जियोलॉजी ही रखूँगी, उसी को परस्यू करूँगी। और तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि टफ सब्जेक्ट है, ये है, वो है। मैंने कहा नहीं, आई स्टडीड इट, देन आई विल डू इट, है ना। बट ऐसा हुआ कि विद टाइम जब मैंने बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े, ह्यूमैनिटीज़ पढ़े, साइंस, हिस्ट्री, वो सब चीज़ें पढ़ना, पॉलिटी, मुझे ऐसा लगा कि जब मैं फिर से जियोलॉजी पे आई अपनी ऑप्शनल की तैयारी पे, मुझे ऐसा लगा कि वो सब्जेक्ट थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक हो गया है, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, कुछ अगर ऑप्शनल अगर कुछ और होगा, वो पढ़ने में रेपिटेटिव लग रहा था। एंड मैंने एंथ्रो पढ़ी थी एक्चुअली कॉलेज के टाइम, कुछ 2 सेमेस्टर्स के लिए वो सब्जेक्ट स्विच करते थे, तो उस टाइम का एंथ्रो में थोड़ा इंटरेस्ट भी था। मैंने सोचा व्हाई नॉट स्विच, कि थोड़ा और कुछ पढ़ के देखते हैं, मे बी उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा हो। फिर मैंने वहाँ पे एट द एंड ऑफ माई कोचिंग आई डिसाइडेड कि नहीं, थोड़ा स्विच करके देखते हैं, कुछ न्यू सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो। बट बिलीव था कि आपको पहले अटेम्प्ट में आप पेपर देते टाइम या प्रिपरेशन के टाइम कि दैट यू विल बी एबल टू क्रैक इट इन वन गो, ऐसा बिलीफ सिस्टम था आपने? सर, एक्चुअली स्टार्टिंग में आई गेस ये एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला था, तब मेरी कोचिंग फिनिश नहीं हुई थी, जब फॉर्म्स लग रहे थे। तो मैंने कहा कि पापा को बोला कि पापा मे बी आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, अभी कोचिंग भी फिनिश नहीं हुई है, अभी ऑप्शनल भी प्रिपेयर नहीं है मीन्स के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, यू फिल द फॉर्म, आप फॉर्म फिल करो तब देखा जाएगा। तो आई फिल द फॉर्म। पहले तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, आई डिडंट स्टडी पॉलिटी मेरा कंपोनेंट हुआ नहीं था। तो कि मैंने कहा ठीक है, एक प्रैक्टिस ही सही, जो भी है कर लेंगे। तो उसके बाद पेपर लकीली पोस्टपोन हो गया, वो फिर फैब में चला गया। जी सर, बिल्कुल। तो फिर जब मेरी कोचिंग खत्म हुई, फिर मैंने कहा नहीं, अब पेपर पोस्टपोन हो गया तो व्हाई नॉट गिव इट योर 100%। फिर मैंने जो लास्ट के 2-3 मंथ्स थे, मैंने
उसमें प्रिपेयर किया, देन आई फेल्ट लाइक कि हाँ अब हो सकता है, सारे कंपोनेंट्स कवर्ड है, रिविजन है, तब मुझे एक बिलीफ आया खुद पे कि नहीं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीट हो गया है तो आई विल डू इट। अगर पारुल आप मतलब ऐसी ऑन अ लाइटर नोट अगर आप अब क्योंकि हालांकि है अर्ली टाइम है उसको बोलने का, अगर आपने इस करियर को नहीं चूज किया होता तो आपके मन में और कौन सा करियर होता जो आप चूज करते लाइफ में? जी सर, आई वुड डेफिनेटली वुड हैव लाइक टू गो टुवर्ड्स रिसर्च, पीएचडी वगैरह कहीं ना कहीं उस साइड जाती है, बिकॉज स्टार्टिंग से ड्यूरिंग ग्रेजुएशन स्पेशली मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहा है कि रिसर्च वाली साइड जाया जाए, पीएचडी करी जाए, बिकॉज आई लाइक स्टडिंग और चीज़ों को एक्सप्लोर करना, डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानना, एंड जियोलॉजी में थोड़ा फील्ड वर्क रहता है, डिफरेंट एरियाज में जाना, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना, तो आई वुड हैव गॉन टुवर्ड्स दैट। अमेजिंग, मतलब दैट वुड हैव आल्सो बीन वेरी नाइस, बट क्योंकि डेस्टिनी कुछ और चाहती है इंसान से, कहीं और ले जाती है, तो दैट वाज देयर। बट जैसे आपने प्रिपरेशन इसमें स्टार्ट की, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमें देखते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हमें देखते हैं, तो एस्पिरेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि हम स्टार्ट कैसे करें जी। और प्री की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, फिर इंटरव्यू अलग एक अलग लेवल है, और इस बीच में बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े, इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो आप इन सोर्सेज के बारे में मतलब ये तो हम करेंगे कि आपने प्री की तैयारी कैसे की, मेंस की तैयारी कैसे की, वो एक एक तरीके से हम पूछेंगे आपको, बट ओवरऑल आपने प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या पहले बनाया था, कि किस तरह आपने पहले बेसिक स्ट्रैटेजी फाउंडेशन बनाया स्ट्रैटेजी का? जी सर स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी डायरेक्शनलेस फील हुआ था, जो कि ऑल्दो सारे बच्चे होते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मिल जाती हैं यूट्यूब पे, हर कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी दे रहा है। देन आई डिसाइडेड कि एक जगह जाएंगे, वहीं से कोचिंग लेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आगे पीछे देखना वो टाइम वेस्ट लगता है कि एक जगह एक चीज़ पकड़ लो देन फोकस ऑन दैट। तो मैंने भी वही किया, कोचिंग में आई डिसाइडेड कि जो भी टीचर्स वहाँ पे बोलेंगे उस चीज़ को फॉलो करना है, एंड लकीली काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले हमें, हमने वहाँ पे स्टार्ट किया। तो सर मेरा ये था कि जो भी हमें पढ़ाया जाएगा क्लासेस में उस चीज़ को हम रोज़ पढ़ेंगे एंड उस चीज़ को रोज़ रिवाइज करेंगे, ताकि ये है कि एक सोर्स रहेगा, सिंगल सोर्स, और उसी चीज़ को रिविजन करेंगे और वो एक डायरेक्शन में चलता जाएगा, जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उस डायरेक्शन में चलते जाएंगे। ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ वगैरह, ज़्यादा सोर्सेज मैंने ट्राई नहीं किया कि मैं बहुत डिफरेंट डायरेक्शंस में जाऊँ, क्योंकि वो काफ़ी हाफ हेज़र्ड हो जाता है। तो आई ट्राइड कि जिस डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन में जाएंगे, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड, और वो तो मतलब चाणक्य जम्मू ने आपको ठीक ठाक, जी सर बिल्कुल, आपने कंप्लीट भरोसा किया और उस भरोसे पे खरे उतरे हम। जी बिल्कुल प्रिपरेशन के टाइम। तो अमेजिंग, मतलब ये इस तरह का फीडबैक हमें मिलता रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज होते हैं फिर लोगों को हेल्प करने के लिए। बट क्योंकि हम बात करें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, तो ऑफकोर्स कोचिंग एक हेल्प है, डायरेक्शन देता है, आपको डीरियल नहीं होने देता, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, उसके बिना चलता नहीं है। तो पहले तो आप कितना टाइम एक दिन में देते थे पढ़ाई को, कितना कुछ टाइम देते थे? सर जब मेरी क्लासेस चल रही थी तो 3 to 4 आवर्स की क्लासेस चलती थी, उस टाइम आई गिव माई सेल्फ कि 3 to 4 आवर्स सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है, चाहे यू आर रिवाइजिंग दैट और यू आर डूइंग समथिंग एल्स लाइक रीडिंग अ न्यूज़पेपर या कुछ भी। 3 to 4 आवर्स तब मैं देती थी। आफ्टर माई कोचिंग आई ट्राइड कि 6 to 7 आवर्स ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस, कि अगर कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा 6 to 7 आवर्स मेरे यूजुअली जाते थे, बट प्रीलिम्स से पहले, जस्ट बिफोर प्रीलिम्स और मेंस, तब थोड़ा उसको इंक्रीज़ किया धीरे धीरे, 10 आवर्स 11 आवर्स, बट बियॉन्ड दैट आई नेवर वेंट, बट 10 to 11 आवर्स मेरा उस टाइम पे, एग्ज़ाम टाइम पे कंसिस्टेंटली रहा था। तो प्री को कैसे आपने अप्रोच किया, कि प्री की तैयारी कैसे की? जी सर प्रीलिम्स के लिए एज सारे बोलते हैं कि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बेसिक सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, उन सब का स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनको मैंने ज़्यादा फोकस किया। देन करंट अफेयर्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने न्यूज़पेपर ऑल ईयर राउंड मैंने पढ़ा, वहाँ से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे मैंने उनको मेंटेन करा, थोड़े नोट्स बनाए वहाँ से भी, एंड मैगजीन्स तो चलती हैं उनको भी रफली कवर किया, जस्ट फॉर साइंस एंड टेक, या जो बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए। बट आई केप्ट माई बेसिक स्ट्रॉन्ग, इवन दो
जो हमारा पेपर आया था काफ़ी डायनेमिक पेपर था वो भी, बट आई फेल लाइक मेरा वो पेपर जब क्लियर हुआ वो मेरे स्टैटिक क्वेश्चन से हुआ, जो पॉलिटी थी, इकोनॉमी थी, उन तो मेरा फोकस हमेशा उन्हीं सब्जेक्ट्स पर रहा। आई डिड कवर करंट अफेयर्स बट मेरा मेन फोकस उन्हीं पर था, सब्जेक्ट्स पे जी, था। और फिर मेंस की तैयारी? सो मीन्स की तैयारी मैंने जब स्टार्ट करी थी मेरे तो कुछ मैं 50 to 60% मेरी तैयारी तो क्लास नोट से हुई थी, क्योंकि वो भी काफ़ी मेंस ओरिएंटेड नोट्स थे, और बाकी मैंने उसको सप्लीमेंट करा विद करंट अफेयर्स, मैगजीन्स, जो भी टॉपिक्स न्यूज़पेपर पे आ रहे हैं उसको सप्लीमेंट करके एक वन सोर्स बनाया और उसी को रिवाइज करा। अमेजिंग। आपका जैसे मैं पूछना चाहूँगा, ये बहुत लेमैन में, क्या आप सुबह उठने से शाम सोने तक, जी सर, क्या आपका डेली रूटीन एक नॉर्मल डे का कैसे रहता था? जी सर मैं ना कि ज़्यादा मॉर्निंग पर्सन हूँ ना ही ज़्यादा लेट नाइट पर्सन हूँ, मॉडरेटली मैं चलती थी। मैंने अपने टाइम को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करके रखा था, एक मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड लेट नाइट स्लॉट। मॉर्निंग में 3 to 4 hours, आई यूज्ड टू स्टार्ट अराउंड 9:30, तो 1:30 और 2 के अराउंड तक मैं वो चलती थी। 50 मिनट्स पढ़ाई करी, 10 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद 3 to 5 और 3 to 6 जिस हिसाब से अगर प्रीलिम्स पास है या मेंस पास है उसको इंक्रीज करती थी, अगर पास नहीं है, एग्ज़ाम नहीं है, तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देती थी। एंड 9 to 11:30 रात को वो मेरा 3rd स्लॉट हुआ करता था। ऐसे मैंने पूरा डे डिवाइड करके रखा था। 11:30-12 बजे आप सोते थे? जी सर। और उसमें आपके रिविजन्स भी होते थे? जी सर। उसमें सारा ऑप्शनल को कैसे अप्रोच किया, ऑप्शनल कैसे तैयार किया आपने? जी सर, सो ऑप्शनल जैसे मैंने बताया काफ़ी लेट टाइम स्विच था वो, बिल्कुल प्रीलिम्स के अराउंड मैंने वो चूज़ किया कि मैं स्विच करूँगी, जियोलॉजी नहीं रखूँगी और एंथ्रो की तरफ स्विच करूँगी। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा एंथ्रो का रफ आइडिया ले रखा था कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें फिजिकल है या जो भी है, तो उस चीज़ को थोड़ा मैंने पहले रिवाइज़ किया था कि साइंस बैकग्राउंड है, उस चीज़ को रिवाइज़ करके रखते हैं। बट जो मोस्ट ऑफ माई एंथ्रो था मैंने प्रीलिम्स के बाद किया था। जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया मुझे लगा कि मे बी एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर नहीं भी होगा तो ऑप्शनल तो पढ़ना ही है। फिर मैंने डेडिकेटली 1 month सिर्फ अपने ऑप्शनल को दिया, बिकॉज आई फेल्ट कि मैं काफ़ी बिहाइंड हूँ, पहले से प्रिपेयर ज़्यादा नहीं करा है। तो 1 month मैंने, जब से प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया तब तक मैंने पूरा ऑप्शनल को टाइम दिया। जब प्रीलिम्स क्लियर हो गया उसके बाद आई स्टार्टेड बोथ ऑप्शनल और जीएस को साथ लेके चली मैं। तो उस टाइम आपने टाइम इंक्रीज किया, आपने इंटेंसिटी बढ़ाई आपने? जी सर। क्योंकि आप पहली बार एंथ्रो पढ़ रहे थे और पहली बार में आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट कॉन्फिडेंस whether I'll be able to crack it or not, but still you did it. Yes. And that is an example for everyone, that is an inspiration जो सारे लोगों को सुनना चाहिए। It is never late. But एक ज़रूर कंडीशन देखिए मैंने बच्चों की, कि जैसे आप साल भर की तैयारी करते हो, बहुत स्ट्रगल मैं भी करता हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, कि आपके प्रिपरेशन के टाइम भी आप तो चलो उन लकी लॉट में हो कि जो खुद से डिसाइड करते हैं कि हमने एग्ज़ाम देना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा अपने आप को होल्ड बैक कर लेता है। मतलब आप ही के बैचमेट्स काफ़ी सारे दिए ही नहीं होंगे वो अटेम्प्ट। जी सर। तो इस तरीके के इस मेंटल कंडीशन से कि मैं फुली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, ऑफ कोर्स आपका ऑप्शनल तैयार नहीं था। जी सर। ये तो आपको होल्ड बैक कर सकता था ये चीज़। तो कौन सी चीज़ आपको अंदर से बोली कि नहीं आपको ये देना चाहिए, लेट अस ट्राई आवर बेस्ट एंड डू इट? उस मेंटल कंडीशन को, उस प्रोसेस को हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, सो दैट जो स्टूडेंट इस जगह पे स्टक होते हैं ना वो स्टक ना हो पाए। जी सर। सर आई थिंक ये काफ़ी नेचुरल चीज़ है, हर किसी के साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी। एंड आई यूज्ड टू डिस्कस इट विद समवन, दैट वाज यूजुअली माय मदर। मैंने अपनी मम्मा से डिस्कस करती थी कि मम्मा ऐसा है, आई डोंट फील गुड इनफ कि मैं ये अटेम्प्ट दे सकती हूँ या कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला जस्ट ट्राई, कि जस्ट ट्राई तो करो। आप ट्राई करे बिना या आप करे बिना कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो चीज़ नहीं होगी? आप अपना बेस्ट एफर्ट दो, जितना कर सकते हो उतना करो, एंड रिजल्ट्स के बारे में सोचना बंद करो। बिकॉज आई थिंक वही एक फोकस है, हम रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं बच्चे कि नहीं हो पाएगा, तो हम ट्राई ही नहीं करते हैं। तो उस चीज़ को आई फील लाइक कि अगर हम थोड़ा वहाँ से अपना फोकस शिफ्ट करके इस साइड पर आए कि हमें अपना बेस्ट देना है रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द रिजल्ट माइट बी, तो वो एक छोटी सी चीज़ है जो हेल्प करती है। बाकी अदर देन दैट सर, डिस्कसिंग विद अदर पीपल, जो आपके पीयर्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं, जो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि आपका वो माइंडसेट उस टाइम कितना
सेंसिटिव होता है कि हाँ, हमें बिल्कुल। लगता है कि नहीं हो पाएगा, हमने प्रिपेयर नहीं किया, डिस्कस दैट विद समवन, चाहे वो आपके पेयर्स हो या कोई गाइड हो या इवन पेरेंट्स भी, वो अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको बताएंगे कि जस्ट गिव योर बेस्ट। वहाँ पे हमें अपने एफर्ट्स पर फोकस करना, रिजल्ट पर फोकस नहीं करना। उस चीज़ के फिर वो जो इनर्शिया होता है वो ब्रेक होता है कि नहीं दे पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट टाइम दे देंगे। उस माइंडसेट को शिफ्ट करना है। और अगर आप कोई हार्ड वर्क कर रहा है कोई बच्चा, तो उसको नेचुरली वो चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आएगी कि रेगुलर हार्ड वर्क से वो चीज़ निकलेगी। डाउट्स तो रहते हैं बट उस चीज़ को ओवरकम करना धीरे धीरे सीखना पड़ता है। बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जी सर। खासकर इस स्टेज पे एक एस्पिरेंट के साथ, वो ये है कि मैं अटेम्प्ट तो दे देती, जी सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर सपोज मेरे हक में रिजल्ट आया नहीं, मैं उसको पास नहीं कर पाया, तो मैं उस फेलियर को झेल नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। तो जब आपने ये अटेम्प्ट लिया, क्योंकि आपके कंडीशन में तो 100% ही आना चाहिए था, क्योंकि यू वर नॉट फुली प्रिपेयर्ड जी सर। इन अ सेंस कि आपको उस स्टेज पे, जिस स्टेज पे आपने एग्जाम दिया, उस स्टेज पे एक आधा बार किसी ने ऑप्शनल पढ़ लिया होता है, एटलीस्ट ऑप्शनल। तो कल का सोच के हो सकता है अगर नहीं होगा तो मेरे मेंटल कंडीशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया आपको? जी सर, ऐसे तो बहुत सारे डाउट्स थे कि एक अटेम्प्ट में नहीं हो पाएगा तो फिर क्या करेंगे, या मे बी वो ना हो पाए। वो डाउट एक वो अनसर्टेनिटी रहती है कि रिजल्ट क्या होगा या क्या होगा। बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैंने अपने आप को ये चीज़ समझा कर रखी थी कि इट इज़ ऑल्दो यहाँ पे हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में पढ़ना ज़रूरी है, बट इट इज़ ऑल्सो कुछ ना कुछ फैक्टर होता है लक का कि हम निकल जाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करा था कि इट्स ओके, अगर कुछ नहीं होगा इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि यही एग्ज़ाम सब कुछ नहीं है, पूरी लाइफ नहीं है। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे ये चीज़ बहुत बार बोली कि कोई बात नहीं, नहीं होगा तो क्या, बहुत ऑप्शंस है, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। तो उस चीज़ को मैंने मेंटली प्रिपेयर करके रखा था कि पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एंड हैव टू गेट माई सेल्फ बैकअप कि नेक्स्ट टाइम फिर से प्रिपेयर करना है, फिर से जाएंगे उस स्ट्रैटेजी में, फिर से आएंगे। ऑल्दो दैट विल टेक सम टाइम, अगर नहीं होता कुछ टाइम लेते, ब्रेक लेते, बट एक अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना कि ये हो सकता है, ये एग्जाम में अनसर्टेनिटी है, मे बी होए या ना होए क्लियर, तो उस चीज़ को प्रिपेयर करके रखना पड़ता है अपने आप को मेंटली। बट ये मेंटल प्रिपरेशन ना कोई आसान चीज़ है जी नहीं। सर। द वे यू आर सेइंग इट इज, आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि आसान है, बट इट इज़ नॉट। जी क्या आप मेंटली अगर आपको ये सोचते हो कि भाई मैं एग्ज़ाम दूंगा या दूंगी, और जी। मेरा पास होना एक चीज़ हो गया, मेरा फेल होना हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वी कैन नॉट थिंक अबाउट इट। हम सोचना भी नहीं चाहते हैं, हम सोचते हैं कि भाई सोचेंगे तो बुरा ही होगा, इसलिए कोई सोचता ही नहीं है। सोचता नहीं है तो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो पाता। जी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं आपके लिए हर्डल बनी कि भाई मुझे क्यों सोचना ना होने का? जी। तो अगर आपने ऐसा सोचा तो शायद आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। यूपीएससी में बोलते हैं बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट बट थिंक फॉर द बेस्ट। जी। आप अच्छे के लिए रखो। तो जो यूनिवर्सल रूल है होना भी चाहिए, और आपने शायद ये इम्प्लीमेंट भी किया है, बट आइडियली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। वो उस लूप में इस वजह से फंसते हैं, उनको लगता है कि मैं फेल ना हो जाऊँ, और फेल हो गया या होगी तो क्या करूँगे। तो सबसे पहला जो आप सबक दे रहे हो, जो आप की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत क्लियर मैसेज है कि आपको डरना नहीं चाहिए, यू जी शुड बिल्कुल। अपियर फॉर द एग्जाम। और जो आपकी कंडीशन में हो सकता है कि अगर डरे होते तो आप यू वुड हैव नॉट क्लियर दिस एग्जाम इन रैंक 16, जी। है ना। तो सारे लोग जितने एग्जाम दे रहे हैं या जितने लोग पढ़ रहे हैं, उनको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे आपने बोला कि आपका ऑप्शनल फुली प्रिपेयर्ड था नहीं, देन ऑल्सो यू गेव द एग्जाम। आप एग्जाम दे, डरे नहीं। बिल्कुल। और वो जो आप प्रोसेस बोल रहे हो कि मेंटल प्रिपरेशन है, ऑफ कोर्स दे शुड वर्क, एवरीबॉडी शुड वर्क ऑन दैट। बिल्कुल। इट इज नॉट ओनली फॉर यूपीएससी स्टेट सर्विसेज बट अदर वॉक्स ऑफ लाइफ आल्सो। Yes, sir. तो मान लिया मैंने कि आपने, एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपका जर्नी एज कम्पेयर टू अदर्स हु गिव 4, 5, 6 अटेम्प्ट्स, आपको तो इस चीज़ से डर भी था कि मुझे इस लूप में फंसना ही नहीं है। जी। सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में शायद आई विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट कि किस तरह करूँगी मैं। बट अगर ये 2024 नवंबर दिसंबर में आपने ज्वाइन किया, वहाँ से आपने कोचिंग लेनी शुरू की, और 2025 आपको पूरा प्रिपरेशन चला गया, जी सर। और 2025 में प्रिपरेशन किया आपने, एग्जाम साइकिल 25। एग्जाम का पूरा प्रोसेस जी एक साल का रहा। तो
आई एम श्योर इसमें हर्डल्स बहुत आए होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट भी बीच बीच में होता है। जी सर। उन डिस्करेजमेंट्स को, उन हर्डल्स को, उन चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया? जी सर सबसे पहला हर्डल तो मेरा ऑप्शनल ही था। आई वाज वेरी डाउटफुल कि अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, बिल्कुल न्यूली पढ़ा है, कोई ज़्यादा सोर्सेज थे नहीं, तो कि नोट्स थे नहीं कि कैसे करेंगे या क्या करेंगे। एंड आई फील कि उस टाइम पे जो आपकी फैमिली सपोर्ट करती है या आपके फ्रेंड्स पेयर्स की जो सपोर्ट होती है, आपका जो सपोर्ट सिस्टम आपके अराउंड होता है, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनका सपोर्ट इस टाइम पे बहुत मैटर करता है। आई रिमेंबर कि आई यूज्ड टू थिंक कि कैसे होगा, क्या या डाउट होते थे, या कुछ ऐसे डेज थे बीच में आई टोटली गिव अप कि ये तो नहीं हो पाएगा, मैंने मेंस देना ही नहीं है, कि मैं कैसे दे पाऊंगी। देन उस टाइम पे मेरी मदर जो है वो, आई फील लाइक शी इज़ द इमोशनल रॉक ऑफ माई लाइफ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं कोई बात नहीं, यू ट्राई योर बेस्ट। उनकी वो एक बात हमेशा मुझे इमोशनली बैकअप लाती थी कि नहीं, आई हैव टू ट्राई, आई हैव टू हार्ड वर्क डालना है, चाहे जो मर्जी रिजल्ट आए। एंड आई फील कि हर किसी को एक ये सपोर्ट उनके आगे पीछे होना चाहिए, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, वो पॉजिटिविटी बहुत हेल्प करती है। तो कभी जैसे आप बोल रहे हो कि आपके मन में बहुत सारी जगह पे ये आया गिव अप का। जी सर। अप्रोक्सीमेट कितने टाइम आपको गिव अप करने का मन किया होगा, यार मेरे से नहीं होगा, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया? जी सर, बहुत बार आया। और राइट आफ्टर प्रीलिम्स कि अब प्रीलिम्स हो गया, ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं है, बहुत कम प्रिपेयर करके रखा है। इनिशियली तो वही था कि मैं मेंस नहीं दूंगी, मैं कैसे दे पाऊंगी। बट लकीली मेरी कजिन्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने भी बोला कि आपके पास 4 मंथ्स का टाइम है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, आप करो, आप ट्राई तो करो। आपने फर्स्ट टाइम में प्रीलिम्स भी करा है तो आप ये भी कर सकते हो, आप ट्राई करो। उसके बाद भी ड्यूरिंग मेंस जब मैं टेस्ट सीरीज स्पेशली दे रही थी, तो स्टार्टिंग में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा था, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तब भी मुझे लगा कि आई शुड गिव अप, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे 2-3 बार या 3-4 बार ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैं क्या कर रही हूँ। बट भाई जैसे मैंने बोला सर, पॉजिटिविटी अगर आपके आगे पीछे है तो आप कुछ भी कर सकते हो। पर मतलब देखने वाली बात यह है कि आपने हर चीज़ पहली बार में की है जी। और विदाउट मिनी रिविजन्स, जो कि सारे लोग रेकमेंड करते हैं कि आपको बहुत सारे रिविजन्स करने चाहिए। और इसीलिए मैंने पूछा कि इसमें डाउट आना तो था ही था। एंड ऑफ कोर्स आपको ओवरथिंक भी आपने बहुत किया होगा। तो ये ओवरथिंक आपने जो किया है, ये इसमें जाहिर है कि प्रेशर बिल्ड होता है, तो उस ओवरथिंक के प्रेशर को हैंडल कैसे किया आपने? जी सर मेरी एक क्वालिटी है एज ए पर्सन कि जब मैं थोड़ा सा प्रेशर लेती हूँ फिर मेरी परफॉर्मेंस भी एनहांस होती है उस चीज़ से। अच्छा। कि अगर मैं प्रेशर ले रही हूँ अपने आप पे, कभी कभी मैं फोर्सफुल प्रेशर डालती हूँ कि अगर टाइम लिमिट कम है, यू हैव टू डू दिस मच, तो थोड़ा सा प्रेशर लो एंड आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। बट दैट कैन ऑल्सो बी डेट्रीमेंटल। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। एंड वो भी मेरे साथ हुआ। तो उस टाइम के लिए मैंने आई ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ ऑल्सो। कभी कभी वीक में एक बार या 2 वीक्स में 1 टाइम एक डे के लिए ब्रेक ले लिया, या हाफ अ डे के लिए ब्रेक ले लिया, उस चीज़ को रिलीव करने के लिए, उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए, या ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए। कहीं बाहर चले गए, वॉक के लिए चले गए, और सिंपली रीड अ बुक, कुछ भी, कि वो जो सिचुएशन है उस चीज़ से थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम हो, वो प्रेशर कम हो, एंड देन स्टार्ट फ्रेश। उस चीज़ को अगले दिन से एक नई तरीके से शुरू करो, फ्रेशली स्टार्ट करो। तो वो एक चीज़ थी जो मैं करती थी, टाइम टू टाइम ब्रेक्स लेती थी, ताकि वो ओवर थिंकिंग, वो प्रेशर थोड़ा सा रिलीव हो जाए। आप पीयर ग्रुप आपका बना होगा, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि आपका साथ के लोग जो तैयारी कर रहे होंगे उनके साथ चल के पढ़ना है, कितना हेल्प करता है कि एक अच्छा ग्रुप आपके लिए होना ज़रूरी है, जो आपको भी ऊपर लेके आए और खुद भी मतलब मोटिवेशन बना रहे उस ग्रुप में? हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? जी सर बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे मेरे, ऑल्दो 2-3 फ्रेंड्स थे जो अटेम्प्ट दे रहे थे, जो प्रिपेयर भी कर रहे थे, कजन्स भी थे कुछ। एंड आई फील कि पेयर ग्रुप हेल्प करता है, ज़रूर हेल्प करता है। किसी के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो आपको गाइड कर सकते हैं। किसी के पास डिफरेंट मटेरियल होता है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं किसी चीज़ में, या एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ला सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में, वो चीज़ हेल्प करती है। बट उस चीज़ को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो जस्ट डिस्कसिंग दोज थिंग्स, कि आप उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हो, हर दिन कर रहे हो, दैट कैन बी नेगेटिव। बट उसके पॉजिटिव्स भी काफ़ी हैं, जैसे आपको कोई हेल्प कर रहा है, आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, या कुछ न्यू आर्टिकल्स भेज रहा है, या वो चीज़ भी मेरी लाइफ में थी, वो भी हेल्प करेगी। आपको जैसे आपने बोला ना कि आपका गोल ही यही था कि आपको पहले अटेम्प्ट में निकालना है, जाहिर है कि प्रेशर भी बहुत था, और पहले अटेम्प्ट में निकालना इटसेल्फ इज अ प्रेशर कि भाई
होना ही होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ अलग से स्ट्रैटेजी, क्योंकि बहुत सारे लोग को आपने सुना भी होगा, उन्होंने हम क्योंकि आप चाणक्य IAS अकेडमी जम्मू सेंटर के क्लासरूम स्टूडेंट हो, तो बहुत सारे लोग वहाँ आते भी थे, टॉप स्टॉक भी होता था, तो बहुत सारे लोग को सुना होगा आपने। उनमें उनकी स्ट्रैटेजी में कुछ आपको हेल्प मिलती थी कि वो जो बोलते थे, या आप उनको सुनते थे और फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज करते थे प्रिपरेशन को? जी सर, आई बिलीव कि स्ट्रैटेजी तो पर्सनलाइज्ड होती है, हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी रही होगी, बट आई ट्राई टू लर्न सम थिंग्स लाइक कि वो कैसे कंसिस्टेंट रहते थे, कैसे डिसिप्लिन रहे वो अपनी पूरी जर्नी में, या उन्होंने कौन से सोर्सेज यूज़ करे, किस तरह से वो अपनी डेली वो शेड्यूल करते थे, या डेली वीकली या मंथली शेड्यूल करते थे। वो चीज़ें मैंने सीखने की कोशिश करी और उस चीज़ को पर्सनलाइज भी करा मैंने, कि आई ट्राई टू फिट इन, कि उस चीज़ को मैं अपनी तरह से मोल्ड करूँ कि मुझे क्या सूट करेगा, उनके सोर्सेज कि उनके क्या सोर्सेज रहे, स्पेशली अगर कोई एंथ्रो का या कुछ या डिफरेंट, जैसे पहले मेरा चॉइस थी कि एक डिफरेंट ऑप्शनल लेके करना है, तो लोगों का ये रहता है कि टफ ऑप्शनल्स हैं, तो काफ़ी एग्जांपल्स आते थे कि नहीं उन्होंने डिफरेंट ऑप्शनल में भी निकाला, तो उन चीज़ों को मैंने वैल्यू ज़्यादा उनकी लर्न करने की कोशिश की, वो कैसे उन्होंने स्ट्रैटेजाइज करा, कैसे वो कंसिस्टेंट रहे, वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। आप क्योंकि चाणक्य जम्मू के एक क्लासरूम स्टूडेंट रहे हो, तो आई जस्ट वांट टू नो कि क्लासेस में आपको, जैसे आप टीचर्स का आपने बोला है, कौन कौन से टीचर्स ने पढ़ाया है, एंड हाउ हेल्पफुल वाज इट एक्चुअली? क्योंकि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करता हूँ, आई जेन्युइनली वुड लाइक टू टेक दैट फीडबैक ऑल्सो इन बिटवीन, कि किन किन चीज़ों को आपने देखा और जिन जिन चीज़ों ने आपको उसमें हेल्प किया, क्योंकि क्लासरूम में बहुत सारे टीचर्स भी थे, बहुत सारे लोग आए जो क्वालिफाइड थे, उनसे भी इंटरेक्शन हुआ होगा, तो हाउ इफेक्टिव वाज इट कि हम आपने हमारे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की, और कौन कौन सी चीज़ों ने आपको हेल्प की है एकेडमी में? जी सर, मेरी स्टार्ट हुई थी, आई रिमेंबर हिस्ट्री के साथ मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट सब्जेक्ट वाज हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं बचपन से काफ़ी ड्रेडफुल रहा है मेरे लिए, कि हिस्ट्री है, डेट्स है, बहुत ज़्यादा नेम्स हैं, उस चीज़ को रिमेंबर करना बहुत मुश्किल होता है। एंड आई रिमेंबर जो सर आए थे, आई थिंक योगेश मिश्रा सर, जी सर, उन्होंने बहुत अच्छे से हिस्ट्री पढ़ाई थी। ही टोल्ड अस एवरीथिंग अबाउट हिस्ट्री इन लाइक अ स्टोरी फॉर्म, उन्होंने स्टोरी में समझाते थे। वो चीज़ें काफ़ी, जब आप उस चीज़ को रिवाइज करते थे घर जाके, काफ़ी ईजिली रिटेन हो पाती थी। उसके बाद बोर्ड टीचर्स और भी आए, उन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया। एंड पॉलिटी वॉज ऑल्सो वेरी ड्रेडफुल फॉर मी, कि पॉलिटी है, कैसे करनी है, ये सब। एंड आई थिंक रजत सर उस टाइम थे, उन्होंने, वो मेरा लास्ट कॉम्पोनेंट था जस्ट बिफोर प्रीलिम्स, और सर ने हमें समझाया कि जो JKPSC का प्रीलिम्स है, अगर आपने सारा अच्छे से रिवाइज करा है, जो भी पढ़ा है, विद इन 1.5 या 2 मंथ्स आप पूरी डेडिकेशन के साथ आप वो निकाल लोगे। उनकी वो स्टेटमेंट मुझे आज भी याद है, क्योंकि उस चीज़ से मुझे वहाँ पे मोटिवेशन मिली कि नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में इट इज़ पॉसिबल टू क्लियर, अगर सर बोल रहे हैं कोई बात तो होगी। कोई भी बात। और उन्होंने पॉलिटी भी इतने अच्छे से पढ़ाई थी, किया है। तो उन्होंने, आई रिमेंबर, मुझे जब रिजल्ट आया, जब हमारा एक वीडियो बना, तो योगेश सर ने पर्टिकुलरली मुझे फ़ोन किया, एंड ऑफ कोर्स रजत सर ऑल्सो मेट मी। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है कि टीचर्स को एक सिंसियर बच्चा याद रहता है। दे रिमेंबर्ड इट, कि उन्होंने आपसे क्या क्या बात की है। और ऑफ कोर्स वी टेक नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो, जो सीरियस होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक क्लास खत्म होने के बाद वो नाम देते हैं हमें कि ये स्टूडेंट्स जो है सीरियस स्टूडेंट्स है, कीप एन आई ऑन देम, और दे विल गिव यू द रिजल्ट। और वो क्योंकि इंटरनल चीज़ है, तो आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू। और उनका कहना था कि मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको गिवन यू नेम्स, एंड देन व्हेन वी सॉ दोज नेम्स एंड इट वाज देयर योर नेम, तो वी शेयर्ड दैट लाइट मोमेंट विद हिम। तो वो कांग्रेचुलेट उन्होंने भी किया है अपनी तरफ से, कि उनको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेट कीजिए। ये जैसे एक कहते हैं कि इसमें सब कुछ ही पढ़ना होता है, UPSC स्टेट सर्विस में, इसमें अगर सिलेबस देखोगे तो इसमें कुछ छोड़ने वाला कोई पॉइंट ही नहीं बनता। जब आपने डिसाइड किया था, आपने सिलेबस, मतलब सिलेबस पढ़ के, सिलेबस याद करके आपने स्टार्ट किया था, या किस पॉइंट से स्टार्ट किया था आपने? जी सर, यू सॉ द सिलेबस फर्स्ट? यस सर, आई वेंट थ्रू द सिलेबस। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आई थी, आई केम विद माई डैड, और उन्होंने मुझे बोला ये आप सिलेबस लो, इसको रीड करो, रीड सम NCERTs, और फिर जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी आप आना। एंड आई
वेंट होम, मैंने उस सिलेबस को देखा कि अच्छा ये तो काफ़ी ज़्यादा है, प्रीलिम्स का देन मेंस का अलग से, तो वो थोड़ा एक डरावनी चीज़ लगी कि ये तो बहुत ज़्यादा है। बट नहीं, आई वेंट थ्रू द सिलेबस एंड आई ट्राइड टू वेंट थ्रू सम NCERTs 15-20 डेज के लिए बिफोर आई स्टार्टेड माई क्लासेस। तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि काफ़ी ओवरवेलमिंग लगा। बट ये है कि क्लास नोट्स जैसे जैसे फॉलो करते गए तो हमें दिखता गया कि नहीं, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो रहा है, तो गो विद द नोट्स, गो विद देम, तो आपका धीरे धीरे सिलेबस कवर होता जाएगा। तो वो मैंने स्टार्टिंग में उस चीज़ को फॉलो करा कि थोड़ी सी NCERTs को भी साथ में अगर रख के, नोट साथ में रख के, तो वो चीज़ कवर होती जा रही थी। तो आपने जो बोला कि आपने एंथ्रो एज ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है, आपको लगता है कि वो आपके लिए काम कर गया? मतलब ब्लफ ही था, आप अपना जियोलॉजी चाह रहे थे लेकिन यू टुक एंथ्रो। तो डू यू बिलीव कि आप इससे बेहतर रैंक 16 से बेहतर आ सकता था अगर कोई और सब्जेक्ट रखते, या यू आर हैप्पी विद दिस? जी सर मैंने एंथ्रो का काफ़ी ज़्यादा 2-3 बार उसको रिविजन्स तो दिए थे, बट आई फील लाइक आई कुडंट राइट एनी आंसर ऑफ एंथ्रो बिफोर दैट। ऑल्दो मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस GS में कर रखी थी, बट मुझे एक वो चीज़ थोड़ी कहीं ना कहीं कमी लगी कि मैंने एंथ्रो की आंसर राइटिंग नहीं करी, उसकी टेस्ट सीरीज में नहीं लिख पाई बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। तो मे बी आई कुड हैव गॉटन अ बेटर रैंक अगर मैंने थोड़ी रैंक 1 मे बी, तो वो प्रैक्टिस की थोड़ी कमी रही थी। मतलब जो आपको, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ हो सकता था। ये आप वक्त बताएगा और आपकी मार्कशीट बताएगी कि अंतरों में कितने नंबर आपको आए हैं। बट जैसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने 2 ट्रेड्स जो इम्पोर्टेंट बोले कि आप इन ट्रेड्स के साथ इस प्रिपरेशन को लेके चले, वो है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये आप में ऑलरेडी मतलब डेवलप किए हुए थे आपने, किस तरह डेवलप किए और ये 2 ट्रेड्स ने कैसे आपको मदद किया इस एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छा करने के लिए? जी सर डिसिप्लिन आई फील कि एक स्कूल टाइम पे बिल्ड हुआ था। 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड एक प्रेशर उस टाइम पे था कि यू हैव टू स्कोर वेल। आपके सब्जेक्ट्स भी मेरे मैथ्स प्लस बायो था, उसको भी हार्ड वर्क चाहिए आपको इफ़ यू हैव टू स्कोर वेल इन 12th। तो वहाँ से कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बिल्ड हुआ था। बट अ टाइम केम ड्यूरिंग ग्रेजुएशन की वो चीज़ें ब्रेक हुई, कोविड आया एंड सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफरेट करा उस टाइम पर, फ़ोन्स हाथ में थे, घर पे बैठे थे, वो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं ब्रेक भी हुआ बीच में। बट आई हैव टू बिल्ड माई सेल्फ बैकअप, उस डिसिप्लिन को फिर से बिल्ड करा जब पता था कि नहीं अगर ड्रीम्स बड़े हैं तो हार्डवर्क भी उतना बड़ा होना चाहिए, डिसिप्लिन। फिर उस चीज़ को वापस रीबिल्ड करा। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मास्टर्स में उस चीज़ को उस पर वर्क करा कि नहीं एवरी डे यू हैव टू रीड समथिंग, उसको अगले दिन रिवाइज करो, 1 वीक के बाद रिवाइज करो, वहाँ से कंसिस्टेंसी बनती गई। एंड कोचिंग में आए, उसमें भी हेल्प हुई, डेली क्लासेस, डेली यू हैव टू रिवाइज, वीकली टेस्ट जो भी होते थे, वहाँ से डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी वो आई थिंक कि वो इनग्रेन्ड हो चुकी थी जब तक मैं घर पर बैठी और एग्ज़ाम साइकिल स्टार्ट हुआ। तो वो चीज़ फिर उसके बाद एग्जाम में इट इज़ अमेजिंग कि आप कम एज में वो सारी चीज़ें बोल लो जो एक मैच्योर लाइफ में मे बी 30-20 साल के बाद इंसान करता है। कि आप ये बोल लो कि आप कुछ चीज़ों की वजह से डीरेल हो गए थे, देन यू गॉट बैक क्योंकि आपको लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है। आइडियली आपकी एज में जब डीरेल होता है तो उसको काफ़ी वक्त लगता है वापस आने में, जब तक थोड़ी मैच्योरिटी और नहीं आई होती है। तो इन दैट सेंस आप ऑलरेडी ठीक ठाक मैच्योरिटी की तरफ ऑलरेडी थे, आप ऑलरेडी कमिटेड थे अपनी स्टडीज़ के लिए। तो वो तो आपको खुद आप ही को क्रेडिट जाता है, ये आसान चीज़ है नहीं। और सुनने में बाकी सारे बच्चों को जो सुन रहे होंगे, आप जो देख रहे होंगे, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी इस तरह के एग्ज़ाम में आते हो तो दैट 100% कमिटमेंट इज़ नीडेड। व्हाटएवर यू आर सेइंग इज़ द कमिटमेंट, और उसी का रिजल्ट आपको रैंक 16 से मिला इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जैसे हमने ये भी बात की कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कंसिस्टेंसी उस टाइम पे जिस टाइम पे आप लो फील करते हो, मतलब खराब वक्त में, उस टाइम पे आप कंसिस्टेंट कैसे हो पाए? जी सर, खराब वक्त तो आता जाता रहता है, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते हैं, कभी एक्सटर्नली हो सकता है, कभी इंटरनली हो सकता है। बट कंसिस्टेंसी उस टाइम पे ऐसे नहीं दिखती है कि हर दिन आप 10 आवर्स दे पा रहे हो, दैट इज़ नॉट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये है कि आप हर दिन मे बी वन डे यू आर डूइंग ओनली 3 आवर्स, अगले दिन यू आर डूइंग 5 आवर्स, वो कंसिस्टेंसी है। किसी दिन आप
बिल्कुल मन नहीं कर रहा, इवन इफ यू आर डूइंग 1 आवर, दैट इज ऑल्सो कंसिस्टेंसी। आप हर दिन ट्राई कर रहे हो, यू आर गिविंग योर बेस्ट, चाहे जो भी सिचुएशन है। अगर आप एक अच्छे मूड में है, यू आर गिविंग योर 10 आवर्स, वो एक ओवरऑल आप हर दिन यू आर शोइंग अप एवरी डे, दैट इज द कंसिस्टेंसी दैट इज नीडेड। जी सर। आप हमने ये भी बात की कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट एंड देन यू ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड इट। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है आपकी स्टडी के लिए, वो इन्वायरमेंट आपको थ्रू आउट मिला या आपको ढूंढना पड़ा? किस तरह का इन्वायरमेंट आपने अपने लिए क्रिएट किया हुआ था व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दी स्टडीज? जी सर स्टार्टिंग से मेरे ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं था। स्टार्टिंग से 2-3 फ्रेंड्स थे, ज़्यादा आउटिंग शाउटिंग ज़्यादा मैं करती नहीं थी। तो आई क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट फॉर माई सेल्फ कि मैं घर पे ही रहती थी, ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करती थी। तो वो मेरा नेचुरल एक रूम जो है वो एक सेफ हेवन की तरह था कि यहाँ पे कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस करेगा नहीं। एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पढ़ना है तो दे डोंट ऑल्सो डिस्टर्ब वेरी मच। तो वो एक स्टार्टिंग से एक इन्वायरमेंट था कि मैं अपने रूम में बैठी हूँ, आई एम डूइंग समथिंग, इधर आई एम रीडिंग और स्टडिंग। तो वो स्टार्टिंग से वो इन्वायरमेंट था। तो ऐसे कुछ डिस्करेजमेंट आपको याद है? कुछ किसी ने कुछ ऐसा बोला हो? मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई देखो, इसमें आपको उनका इंटेंशन हो या ना हो, लेकिन वो आपको डिस्करेज करते हैं। अक्सर लोग जिनको पता है कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर दो, बोलेंगे यार किसी का हुआ नहीं है, उसने 6 अटेम्प्ट दिए, इसने 2 अटेम्प्ट दिए, उसका नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे होगा? तो क्या कुछ ऐसी चीजें होती थी आपके साथ बीच बीच में? जी सर ऐसे लोग तो अराउंड रहते होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर। उन्होंने मुझे भी बोला कि आप काफ़ी, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, आई नो समवन, उसने इतनी देर मेहनत की, उनका नहीं हो पाया, आई नो सम, वो तो इतने इंटेलिजेंट थे, उनका भी नहीं हो पाया, व्हाई यू आर गिविंग दिस, कुछ और कर लो, मेरी बेटी ने वो किया आप वो कर लो, उसके बेटे ने वो किया आप वो कर लो। दे गिव यू ऑप्शंस कि आप प्लान भी रख लो, ये नहीं हो पाएगा। बहुत कितना खराब है वो ये चीज ना। जी सर बिल्कुल। आपको मतलब हो सकता है, हमें आई डोंट नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट, बट हमें जानने की जरूरत नहीं है उसमें। बट सपोज कोई आए और जानते हैं कि आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, एल्डरली कोई इंसान आता है या आपका पेयर ग्रुप भी है, जानता है आप फुल हार्टेडली किसी चीज़ में लगे हुए हो, तो आपको ये कहने की क्या ज़रूरत है कि नहीं उसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ? या तो आप इंटेंशनली आप डिरेल करना चाहते हैं इंसान को, डाउट्स डालने लगते हो। तो आई थिंक सोसाइटी को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली वो चीज़ टू हार्ट नहीं लेनी चाहिए। मे बी उनके लेते हैं बच्चे ले लेते हैं एंड बुरा तो लगता है, मुझे भी लगा था एक टाइम पे, बट आई सेड कि नहीं अभी कुछ नहीं बोलेंगे, मे बी व्हेन यू आर क्लियर इट तब उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। फिर उन लोगों से दोबारा मुलाकात हुई और उन्होंने क्या बोला रिजल्ट के बाद? ऑब्वियसली दे कांग्रेचुलेटेड और उन्होंने बोला कि हमें तो पूरा ट्रस्ट था, तो कर लोगे। उनको बोलो जिन बच्चों की आप रेफरेंस दे रहे थे, अब उनको बोलो इस फील्ड में आने के लिए। जी बिल्कुल। तो आपने एक तरीके से रोड मैप बना लिया। फैमिली में अदरवाइज कोई सिविल सर्विसेज में था आपके? नहीं सर, ऑल तो काफी एक्सपीरियंस है मेरी, इनफैक्ट माय फादर बट यू आर द फर्स्ट वन जिन्होंने जो रोड बनाया है बाकी लोगों के लिए। वंडरफुल। बीइंग अ गर्ल वाज देयर एनी प्रेशर? क्योंकि देखो हमारे अगेन सोसाइटी में ये एक और मुसीबत है कि हम गर्ल चाइल्ड को कुछ एक एज के बाद उसको प्रेशराइज करने लगते हैं कि भाई देखो अगर अब नहीं हुआ, इतना टाइम ड्यूरेशन है आपके पास, अगर अब नहीं हुआ तो फिर शादी वादी का टाइम, सेटल होने का टाइम, 10 चीज़ें होती हैं जो होता ही होता है। Was there any kind of pressure that you faced, such kind of pressure? जी सब मेरे फादर या मदर की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। उन्होंने बोला कि आपको जो करना है आप करो, गिव योर एफर्ट्स, अपना फुल दो। बाकी शादी वादी की बात उन्होंने कभी की नहीं। क्योंकि अभी यंग एज नहीं था अभी वैसा। जी। और ऊपर वाले का वो था, करम था कि आपको उस, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे सपोजली somebody is giving 1 attempt or 2 attempt, सेकंड अटेम्प्ट में उसकी जिंदगी खराब कर देते हैं सारे लोग कि नहीं हो रहा है, या तो छोड़ो या साथ साथ करो, ये वाला ऑप्शन भी ले लो। तो दैट आल्सो हैपेंस। तो ऐसे लोगों के लिए कोई एक मैसेज तो आपको देना चाहिए कि भाई उनको डिस्करेज मत करो।
जी, सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्ज़ाम साइकिल काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। 1 ईयर का तो एग्ज़ाम साइकिल है। यू कैन नॉट ब्लेम समवन कि उसका एक अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, वो उस इंसान को डिफाइन नहीं करता है। दैट ओनली डिफाइंस यू। अगर आप उनको जज कर रहे हो कि वो 1 अटेम्प्ट में या 2 अटेम्प्ट में नहीं कर पाया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, स्पेशली फॉर फीमेल्स। उनको खुद भी वो एक प्रेशर लेती रहती हैं कि हमारी तो शादी करवा देंगे या घर वाले कोई प्लान भी बोल देंगे। तो ऐसा जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज हर किसी की जर्नी, हर किसी का वो प्रोसेस डिफरेंट रहता है। एंड फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में क्रैक करना इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग, नो डाउट। और इतना बड़ा कोई एग्जाम है तो इट टेक्स टाइम। बी पेशेंट, उन लोगों के साथ पेशेंट रहो, ट्राई टू बी पॉजिटिव। इफ नथिंग एल्स, उनको कुछ मत बोलो। उनको अगर आप कुछ पॉजिटिव नहीं बोल सकते, से तो नेगेटिव में मत बोलो, बिल्कुल से नथिंग। बिल्कुल। तो जैसे एक चीज़ और है जो आज के दिन में, आज की यूथ में, इस जनरेशन में कॉमन है, वो है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। जी सर। वाज इट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू? सर ड्यूरिंग सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन सोशल मीडिया तो मैंने छोड़ दिया था। इस टाइम पे नहीं था, बट आई रिमेंबर कि ड्यूरिंग माय कॉलेज टर्म कोविड आ गया था, आना जाना था नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं थी कि आज क्लास में जाके टेस्ट देना है या कुछ करना है। तो आई ऑल्सो फेल इनटू द ट्रैप कि सोशल मीडिया है, डूम स्क्रोलिंग, आप लेट नाइट यूर स्क्रोलिंग, सुबह उठ के यू स्टार्ट स्क्रोलिंग। वो चीज़, वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर किसी को आती है, बट आई ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है, ये हम कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो क्या मतलब कुछ भी करते रहेंगे। तो वो मैंने अपने आप को समझाया कि प्रॉब्लम्स हैं, हर कोई फेस कर रहा है, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। अपना एक वो डिसिप्लिन आप वापस लाओ कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो। बट और फिर उस ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मैंने वो सोशल मीडिया ऑलमोस्ट छोड़ दिया। बहुत लिमिटेड यूज़ था उसका, कभी कभी ट्विटर में भी फॉर इन्फॉर्मेशन, बट अदर देन दैट सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के टाइम मैंने वो बिल्कुल छोड़ दिया था। और आज की जनरेशन तो इसमें फंसी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल फंस रही है। तो इट्स एडिक्शन काइंड ऑफ अ थिंग। जी। आप इजीली एडिक्ट होते हो किसी चीज़ में? जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग भी एक एडिक्शन है, जी। इस तरह की कोई भी एडिक्शन इसमें नुकसान होता है, तो आप फंसते हो ऐसी चीज़ में, या आप इजीली अपने आप को निकाल लेते हो? जी, इससे लकीली और किसी एडिक्शन में तो कभी फंसी नहीं, बट हाँ सोशल मीडिया में वो इजीली मैं फंस गई थी। विद इन 1 month आई वाज डूम स्क्रोलिंग एवरी नाइट। बट उस चीज़ से बाहर आने में इट टुक मी 2 to 3 months टाइम लगा उस चीज़ को बाहर निकालने, उस चीज़ से बाहर निकलने में। एंड व्हेन आई सॉ माई रिजल्ट्स की अब रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे, सेमेस्टर में ऐसा हो गया, कॉलेज में मार्क्स कम आ रहे हैं, जो भी है, बट वहाँ से जब मैंने देखा कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है मेरी एजुकेशन पर, मेरी मेंटल हेल्थ पर, उस चीज़ ने मुझे इंटरनली मोटिवेट करा कि नहीं, ये तो नेगेटिव चीज़ है, इसको बाहर निकालो। और बच्चों को वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि अगर वो चीज़ आपको नेगेटिव रिजल्ट कहीं ना कहीं तो वो देगी, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है या एजुकेशन है। उस चीज़ को आप जितना जल्दी आइडेंटिफाई करोगे, अपनी मिस्टेक्स को ढूंढोगे कि आई एम डूम स्क्रोलिंग या कुछ ऐसी नेगेटिव हैबिट मेरी बन रही है, जितनी जल्दी उससे बाहर आ सके वो उतना अच्छा। जी। अब आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में होता है, जी जी खाना वाना नहीं खाते बच्चे जब तक उनको फोन ना दो। जी। डू यू थिंक इट हैज एनी क्योर आने वाले समय में? और अगले जनरेशन के लिए, मे बी आपकी जनरेशन तक तो फिर भी ठीक चला, आने वाले टाइम में तो ये ट्रोल बन सकता है लोगों पे, गोइंग टू गेट वर्स्ट। जी। तो कैसे बचा जा सकता है इस चीज से? ये तो एक साइड से जो हमारे लिए अच्छी चीज थी कि इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती थी, जी। और दूसरे साइड से ये कि हमें लूप में फंसा देती है। तो व्हाट डू यू थिंक, आने वाला टाइम कैसा जाएगा बच्चों का, स्पेशली अब इन सर्विसेज की तैयारी कैसे करेगा फिर? जी सर, जो छोटे बच्चे हैं उनको पेरेंट्स को सुपरविजन रखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर अलाउइंग योर चाइल्ड टू हैव अ डिवाइस, एक टाइम लिमिट रख दो ताकि दे आर नॉट एडिक्टेड टू इट, पूरे दिन उस पर नहीं लगे हुए हैं। पेरेंट्स की सुपरविजन बहुत ज़रूरी है, या आगे पीछे जो उनका कोई भी एडल्ट है जो, एंड जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं या एडल्ट्स हैं, उनको तो खुद ही उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि आपके गोल्स एंड पैशंस शुड नॉट बी इस चीज़ की वजह से डिरेल नहीं होने चाहिए जस्ट बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। यू हैव टू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ इट। कोई आपके बाहर से आके हेल्प नहीं करेगा। पेरेंट्स तो ऑब्वियसली मोटिवेट करेंगे, बट आप ही को खुद से इनिशिएटिव लेना है कि अगर आपको दिख रहा है आप एडिक्ट हो रहे हो तो उससे बाहर आइए और अपने गोल्स और पैशंस, रिमाइंड योर सेल्फ कि वाई यू स्टार्टेड फॉर एनीथिंग, बी इट सिविल सर्विसेज या कोई भी पैशन या कोई भी गोल लाइफ में है, उस चीज़ की तरफ चाहिए। ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में बार बार अपने बारे में असेसमेंट्स करते रहते हैं? जी। ऐसा है? जी, सेल्फ असेसमेंट। यू डू दैट? जी सर। बट यू आर वेरी यंग फॉर दैट। आई मीन, मैं क्योंकि अगर सपोजिटली काम जब किया मैंने
जब मैंने ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, फिर देन आई स्टार्टेड वर्किंग, और काम करते करते मुझे पता चला कि मुझे अपने असेसमेंट्स लेने चाहिए, और वो आपके एज से काफ़ी आगे। जी। तो ये कैसे, ये किसने सिखाया आपको कि सेल्फ असेसमेंट्स करने चाहिए? जी सर, ये हैबिट आई गेस मेरे फादर से मुझे मिली है। वो भी ऐसे हर चीज़ को रैशनली देखते हैं कि अरे मैंने ये चीज़ करी है, क्यों करी है, कैसे करी है, उसका इम्पैक्ट, वो चीज़ मैंने उनसे सीखी है, उन्होंने सिखाई भी है इम्पैक्ट, और उनसे सीखी भी है, उनको देख के एज एन एग्जाम्पल कि सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप वो किसी एजुकेशन में है या किसी भी चीज़ में है, आप उसको असेस करो, उसके नेगेटिव पॉजिटिव देखो एंड देन टेक अ डिसीजन। ओके। अब तो पारुल, हमने बहुत सारी बातें आपसे तो वैसी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि जो एक एस्पिरेंट को बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आप वो बता रहे हो। मैं आपसे जानना चाह रहा है कि जो इंटरव्यू है, एक स्टेज है, प्रीलिम्स आपने दे दिया, मेंस आपने दे दिया, एंड देन कम्स द इंटरव्यू स्टेज। जो स्टेज में हद से ज़्यादा डर होता है बच्चे को, पता नहीं होता करना क्या है, लेकिन डर बहुत होता है। मेंस में आपको पता है आपने पढ़ना है, मेहनत करनी है। इंटरव्यू में ऐसे कोई प्रिपरेशन होती नहीं है, एक्सेप्ट कि आप मॉक्स वगैरह दो या करंट पढ़ो। तो इस स्टेज की तैयारी आपने कैसे की? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा। जी सर, जब रिजल्ट आया उसके बाद डायरेक्टली मैंने अपनी कज़न्स को अप्रोच किया जिन्होंने पहले से इंटरव्यूज़ दे रखे हैं, एंड मुझे लगा कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, बिकॉज कोई स्पेसिफिक गाइडेंस इसकी अवेलेबल यूजुअली नहीं होती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि स्टार्ट विद योर ऑप्शनल, और आपने जो स्विच करा है उस सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा रिवाइज करो, वाई यू हैव स्विच्ड उस चीज़ को पढ़ो, एंड करंट अफेयर्स पढ़ो। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड न्यूज़पेपर तो ऑलरेडी पढ़ रही थी, बट उसको और डीपली पढ़ना स्टार्ट किया न्यूज़पेपर को, कि कोई कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल या कंसिस्टेंटली कोई आर्टिकल अगर न्यूज़ में चल रहा है उसको प्रिपेयर करा, अपने ऑप्शनल को करा, जियोलॉजी को फिर से रिवाइज करा। वहाँ से एक वो रिवीजन मैंने स्टार्ट की। उसके बाद मॉक्स वगैरह दिए, वहाँ से जो फीडबैक मिला फिर उस पर वर्क करा। तो वो मेरी पूरी चाणक्य मॉक दिया था आपने? जी सर, मैंने दिया। कैसा एक्सपीरियंस रहा चाणक्य मॉक? सर आई फील लाइक जितने भी मैंने मॉक्स दिए उसमें से जो चाणक्य का मॉक था दैट वाज द क्लोजेस्ट टू द रियल इंटरव्यू। वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉर्डियल था। जितने भी पैनल मेंबर्स थे दे वर वेरी एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने मुझे काफ़ी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया। ऑल्दो दे सेड कि आप यू आर गुड, यू आर कॉन्फिडेंट, आपका मेंस में अच्छे मार्क्स होंगे देन यू विल क्वालिफाई। और उस टाइम वो थोड़ा हार्ड टू बिलीव था कि मे बी होगा या नहीं होगा, बट आई थिंक दे जज्ड राइट। थोड़ा वो हमें बता देते थे वैसे। जी दे जनरली टेल अस कि कौन से स्टूडेंट अच्छे, कौन से स्टूडेंट को और अच्छे नहीं बोलते वो, कि कौन लोगों को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वी हैव अ लिस्ट जनरली कि जो उन्होंने ऑलरेडी दी होती है, मोर और लेस इज द सेम जो बाद में लिस्ट में आते हैं। तो आपका जब फिर रियल इंटरव्यू हुआ तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? जी सर, कुछ मेरा इंटरव्यू 9th को था और 5 से इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके थे। बच्चों ने ट्रांसक्रिप्ट्स रिलीज करना स्टार्ट कर दिए, एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग कि बोर्ड 2 में ऐसा हो रहा है, बोर्ड 1 में ऐसा हो रहा है। वो फोबिया क्रिएट हो गया था। बोर्ड 2 वाले बच्चे बोल रहे हैं कि बोर्ड 1 अच्छा है, बोर्ड 1 वाले बोल रहे हैं बोर्ड 2 अच्छा है। तो वो डाउट क्रिएट हो गया था कि एक वो डर बैठ के था कौन सा बोर्ड आ जाएगा वहाँ पे, बिकॉज दैट वाज वेरी रैंडम। तो इंटरव्यू के दिन जब हम गए वहाँ पे, देन यू आर ऑलरेडी वेरी नर्वस, यू आर वेयरिंग अ साड़ी एंड एवरीथिंग, यू हैव टू कैरी योरसेल्फ वेल। एंड वहाँ पे जाके बच्चों के साथ बैठ के, एक्सपीरियंस्ड बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा सारे, वो एक नर्वसनेस वो स्टार्टिंग का वो रहता है। देन मेरा बोर्ड 1 आया, वहाँ पे हम जब बैठे, मेरा अराउंड 16 to 18 मिनट्स का इंटरव्यू गया था, एंड आई फील कि ठीक गया था, अच्छा गया था। जी। तो उन्होंने किस तरह के क्वेश्चंस आपके बारे में, हॉबीज, आपका सब्जेक्ट जैसे आपको सजेस्ट किया गया था, किस तरह के क्वेश्चंस किए थे उन्होंने? सर करंट अफेयर से मुझे तो यूजुअली पूछा नहीं, हॉबीज़ भी मेरे से नहीं पूछी, ऑल्दो बच्चों से वो पूछ रहे थे। करंट अफेयर्स, हॉबीज़ ये सब चल रहा था मेरे टाइम पे दे डिडंट आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट दैट। उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा कि वाई यू स्विच्ड योर ऑप्शनल। पूछा उन्होंने? जी सर, पूछा कि वाई लेफ्ट योर जियोलॉजी एंड वेंट विद एंथ्रोपोलॉजी। और उन्होंने ये पूछा कि वाई डू यू वांट टू बी इन सिविल सर्विसेज। उसका आंसर दिया, एंड कि आप क्या क्या काम करोगे, क्या आप किस किस एरियाज में वर्क करना चाहोगे। देन आई सेड, फिर उन्होंने वहाँ से एक वर्ड पकड़ लिया कि वुमेन एम्पावरमेंट, उस पर मेरे कुछ क्वेश्चंस आए कि वुमेन एम्पावरमेंट।
देन कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन, जो कुछ मुझे आए कुछ नहीं आए, देन आई क्या जवाब दिया जब उन्होंने पूछा कि आप क्यों बनना चाहते हो सिविल सर्वेंट? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनको ये बोला कि एक आई डिडंट से फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बट आई सेड कि एक स्टेबल जॉब है, एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक वो एम होता है, तो एक स्टेबल जॉब के साथ साथ प्लस यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर द पीपल, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए आप वर्क कर सकते हो। दैट व्हाट आई सेड कि थोड़ा रियलिस्टिक भी है, एंड यू कैन वर्क फॉर द पीपल। आपको इन सर्विसेज में जाने का मतलब रियल अगर आप पूछे तो क्या सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा है कि इसकी वजह से मुझे इन सर्विसेज में जाना चाहिए? वाज इट ओनली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या जॉब की एक स्टेबिलिटी, इस वजह से आप कर रहे थे, या देयर वाज एनी अदर मोटिव बिहाइंड दिस कि क्यों आपको इन सर्विसेज में जाना चाहिए? सर फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो एक पॉइंट रहता ही है, बट वो किसी भी जॉब में मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि एक ही जॉब है। बट सर मेरी इंस्पिरेशन एज आई सेड कि मेरे फादर हैं, वो गवर्नमेंट सर्विस में है, एंड व्हेन आई सॉ, जब मैं बचपन में थी, वी यूज्ड टू सी कि कुछ लोग आते हैं पापा के पास एंड दे नीड हेल्प या कोई चीज़ उनको चाहिए, एंड जब वो उनको मिलती है, उनके फेस पे जो सेटिस्फैक्शन होती है कि इस इंसान ने मेरी हेल्प करी है, एंड दे प्रेज कि हाँ उन्होंने मेरी हेल्प की, एंड आई वांटेड दैट फॉर माई सेल्फ कि मैं भी किसी की लाइफ में वो चेंज ला सकूँ, कुछ ऐसा काम कर सकूँ कि लोगों को वो रिलीफ मिले, अपनी हेल्प मिले अपनी लाइफ में, बिल्कुल। एंड वो चीज़ मेरी मोटिवेशन रही है। अमेजिंग। एक ऑनेस्ट सवाल, अगर सपोजली आप सिविल सर्विसेज में 1 2 3, अब तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी का नहीं हुआ हो तो एक क्वेश्चन शायद मुझे उससे नहीं करना चाहिए, बट कर सकता हूँ क्योंकि आपको हो चुका है। अगर मान लो सिविल सर्विसेज में 6 के 6 अटेम्प्ट दे देते आप जी, और आपका नहीं होता जी, फिर आप क्या प्लान भी ऑलरेडी आप एग्जिस्ट करता था आपके माइंड में? सर प्लान भी फिर यही था कि कुछ रिसर्च वाली साइड चले जाएंगे, इधर टीचिंग वाली साइड चले जाएंगे। प्लान बी थे, बट मैंने उनको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करा, बिकॉज प्लान बी कहीं ना कहीं वो आपको कंप्लेसेंट बना देती है कि मेरे पास तो प्लान बी है, कि इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बट उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा पीछे रखा कि नहीं, प्लान ही ए है, जो होना चाहिए कि पहले 1 2 अटेम्प्ट में आपको प्लान बी का उस पर फोकस फोरफ्रंट नहीं रखना चाहिए। यू शुड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। अगर आप क्योंकि अब आप स्टेट सर्विसेज ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आप नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो आप फॉर यूपीएससी? जी, ट्राई तो रहेगा, बिकॉज एक फुल हार्टेड अटेम्प्ट देने का चॉइस है मेरी कि मैं 1 2 अटेम्प्ट दूँ विद 100% प्रिपरेशन, जो मैं पहले नहीं दे पाई, बिकॉज फर्स्ट एग्जाम यही आ गया था एंड इसी की साइकिल में थे। आई वांट टू ट्राई कि यूपीएससी का ट्राई तो करना है। जी बिल्कुल। आपको शायद पता नहीं कि आपको आइडिया होगा कि नहीं, आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स क्लियरिंग यूपीएससी स्टेट सर्विसेज फ्रॉम स्पेशली स्टेट सर्विसेज फ्रॉम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। बहुत सारे बच्चे हैं, और आप रामनगर से हो जी, और मुझे नहीं पता आप जाते हो नहीं जाते हो, गाँव वगैरह जाते हो आप नहीं जाते हो, कितना कनेक्टेड हो उन लोगों से। और मैं तो चाहता हूँ कि आप रामनगर के वासियों के लिए और वहाँ की जनता के लिए, ओवरऑल उधमपुर के लिए कोई अगर स्पेशल मैसेज आपको देना चाहिए, कि क्या मैसेज आप देना चाहोगे वहाँ के बच्चों के लिए? जी सर वो मेरा होम टाउन है, मेरी दादी घर वहीं पर है। वी गो देयर एवरी वंस इन अ वाइल, जब भी टाइम मिलता है सबको हम वहाँ जाते हैं। एंड मेरे को ये कहना है कि इट इज़ अ वेरी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी हम्बल एंड वेरी सॉफ्ट नेचर्ड। और वहाँ पे मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। डोंट थिंक कि हम बहुत दूर रहते हैं, अगर रामनगर रहते हैं हमारे पास भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, आप उन चीज़ों को मत टू हार्ट लो। आप मेहनत करो, आप हार्ड वर्क करो, जो आपको फैसिलिटी मिलती है आप उसको ग्रैब करो और वर्क हार्ड। चाहे वो सिविल सर्विसेज की तरफ अगर कोई जाना चाहता है, किसी और फील्ड में जाना चाहता है, जस्ट गिव योर बेस्ट और आप करो। आप भी कल को आप वहाँ का नाम रोशन करो। जी बिल्कुल। आप सेकंड पारुल हो कि जो हमारी स्टूडेंट उधमपुर से क्वालिफाई किया। पहले भी पारुल थी शायद, वो उधमपुर में इस टाइम पोस्टेड है, स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई किया था उसने, यू आर द सेकंड पारुल। तो इससे दिखता है कि वहाँ इतने सारे बच्चे, मैं बहुत सारे लोगों से मिला। मैंने बोला कि रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें जो सीनियर जेकेएस ऑफिसर थे, ऑल्सो फ्रॉम रामनगर, ऑल्सो फ्रॉम उधमपुर, तो देयर इज ह्यूज टैलेंट देयर। और उनको बेशक सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते रहना चाहिए, और यू आर एन इंस्पिरेशन टू देम। हम कोशिश करेंगे कि हम
उधमपुर रामनगर में किसी सूरत में एक आधा प्रोग्राम करें जिसमें जी। हम साथ आप और हम जी, जी, मिलके बिल्कुल। एक प्रोग्राम करें किसी कॉलेज में वहाँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। सवाल बहुत सिंपल है कि क्योंकि आप उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जी। से हो तो मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहूँगा जी। आपको। मैं पूछना चाहूँगा कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम किन के नाम पे पड़ा है? क्या आप जानते हो? सर आई थिंक इट वाज महाराजा उधम सिंह। आई एम नॉट श्योर। यू आर नॉट श्योर अबाउट इट? चलो, मैं ये सारा इन्होंने जवाब तो दिया है बट मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगा कि अगर ये जवाब ठीक है तो उसमें आप लिखें, अगर ये जवाब ठीक नहीं है तो क्या जवाब इसका ठीक है वो आप लिखें। एक लास्ट जो हमारा एक छोटा सा राउंड रहता है रैपिड फायर, मतलब रैपिड फायर वो फिल्मी रैपिड फायर नहीं है, जी। थोड़ा सीरियस ही बट लाइटर मोमेंट जी, के लिए जी। होता है। तो जिसमें हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जी। इमीडिएटली उसका जवाब देना है। क्वेश्चन पहला है, वन वर्ड फॉर योर जर्नी। क्या एक वर्ड आप बोलेंगे अपनी जर्नी के लिए? कंसिस्टेंसी। ओके। जी। टैलेंट या हार्ड वर्क? हार्ड वर्क। मोटिवेशन या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन डेफिनेटली। नोट्स लिखना या रिवाइज करना? रिविजन। PYQs या टेस्ट सीरीज? सर आई वुड से बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। हियर बोथ। जी सर। ओके। वन हैबिट एवरी स्टूडेंट शुड बिल्ड? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जी, अगेन। बिल्कुल। ओके। मदर या फादर, किन्होंने ज्यादा इन्फ्लुएंस किया आपके लाइफ में सो दैट यू रीच टू दिस स्टेज? मतलब ऑफ कोर्स दोनों ने किया बट जी। किन्होंने ज्यादा? मदर। ओके। जी। लोग क्या कहेंगे आपके लिए मैटर करता है अभी भी? नहीं सर, अब नहीं पहले करता। भी नहीं करता था, अब भी नहीं करता। लोग क्या कहेंगे लेकिन होता है। जी सर। आप कभी जेलस हुए हो किसी से, स्पेशली इस प्रिपरेशन के दौरान? सर मैं किसी के रिजल्ट से नहीं बट किसी की पर्सनालिटी से ज़रूर हुई हूँ कि दे आर वेरी मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन्ड, कि मुझे भी वो चीज़ मिले कि हाँ ऐसा डिसिप्लिन। दैट इज नॉट जेलस, वो जेलस नहीं होता है। Other than that, I've never been jealous, sir. आपका बिगेस्ट सेल्फ डाउट क्या रहा है? So, मेरा जो इंट्रोवर्टेड नेचर है कि दैट माइट कीप मी फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद पीपल, और आई माइट मिस आउट ऑन सम मीटिंग न्यू गुड पीपल जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, कि मेरी पर्सनालिटी वो मुझे रोक देगी उन लोगों से भी मिलने में। एक चीज जो आपने लूज की सक्सेस के लिए? माई सोशल लाइफ। सोशल लाइफ कंप्लीट जीरो? ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो। अगर एक पॉलिसी चेंज कर सकते हो आप, वो क्या होगी? सरकारी पॉलिसी अगर चेंज करनी होगी तो आपको लगता है ये बेहतर हो सकता है? सर डिजास्टर मैनेजमेंट बेहतर हो सकता है, उसकी रिहैबिलिटेशन एंड प्रीएम्प्टिव मेजर्स जो हम ले सकते हैं। व्हाट वी सॉ रिसेंटली इन उधमपुर। जी। तो ये हमारा राउंड रहा है, जो छोटा सा हम प्यारा सा हमने आपके लिए, ताकि लोग और थोड़ा सा बेहतर जाने आपको। वैसे आप चाय पीते हो कॉफी? एक लास्ट। आई प्रेफर कॉफी। कॉफी। ओके। तो ये सिर्फ आप एक दो चीज़ें आपसे पूछनी है। नंबर 1 कि आप पेरेंट्स और बच्चों के लिए या इन जनरल पब्लिक के लिए कोई भी मैसेज देना चाहते हो आप दे दो। जी सर मेरा मैसेज ये रहेगा फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग सिविल सर्विसेज एंड उनके पेरेंट्स के लिए कि बी पेशेंट विद योर चिल्ड्रन। उनको टाइम लगेगा, उनका सपोर्ट बन के रहो, उनको कभी डीमोटिवेट या डिरेल मत करो कि किसी एक का एग्जाम्पल लेके कि उसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा, आपका क्यों नहीं हो गया। ऐसा नहीं करना, हर किसी की जर्नी डिफरेंट है। उनको मोटिवेट करो, उनको पुश करो, उनके लिए वो पॉजिटिविटी बन के रहो जिनकी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो बच्चे सिविल सर्विस की नहीं भी कर रहे हैं, गिव योर 100%। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहो और सिविल सर्विस में आना चाहो, गिव योर 100%, अपना 100% दो एंड आपका हार्ड वर्क जरूर आपको रिजल्ट्स देगा, बी इट इन वन फॉर्म और अनदर। हार्ड वर्क विल गिव यू रिजल्ट्स। तो थैंक यू सो मच। और मैं सारे लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो हमें देख रहे हो और इस एपिसोड को देखे, ये आप लोग के लिए है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। वो चाहे सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में हो, ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। आप लोगों ने पारुल का पूरा जर्नी सुना है कि उन्होंने क्या क्या किया है लाइफ में, कैसे किया है,
और क्या इनके एम्बिशन यहाँ ख़त्म होते हैं, आगे जाके इनको और क्या अचीव करना है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। एंड वी आर गोइंग टू कॉल हर अगेन। मैं दावे से बोल सकता हूँ कि हम जब नेक्स्ट ये एपिसोड करेंगे इनके साथ सेकंड, तो इंशाल्लाह हम एज IAS ऑफिसर इनके साथ नेक्स्ट एपिसोड करें। थैंक यू सो मच फॉर Thank you so कमिंग, much, और sir. थैंक यू सो मच कि आपने बहुत सारी चीज़ें हमें इनलाइटन की। Thank you so much.